हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया एप्लीकेशन देखेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की। दैट इज मल्टी स्टेज ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ देखो बेटा, कुछ ऐसा नजर आता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये पहली बात तो एजेस डायरेक्टेड है ना। तो डायरेक्टेड एजेस हैं तो ऑफ कोर्स इट इज अ डाइग्राफ, है ना। मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है ये। और खास बात आप देख पा रहे होगे मेरे बच्चे, कहीं कोई साइकिल नहीं बन रही है ना। मतलब इधर से इधर कोई एज नहीं जा रही या ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मतलब स्टेजेस बाय स्टेजेस हैं इसमें, है ना। मल्टी स्टेज नाम से समझ लो। तो जैसे आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज योर स्टेज वन, से दिस इज योर स्टेज टू, दिस इज योर स्टेज थ्री, एंड दिस इज योर स्टेज फोर। नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टी स्टेज मतलब देर आर मल्टीपल स्टेजेस। और है ही एक किस्म से डाइग्राफ। और कहीं कोई साइकिल नहीं बन रही। साइकिल क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप समझ पा रहे होगे, ध्यान से एजेस को देखो मेरे बच्चे। स्टेज वन से स्टेज टू पे, मतलब स्टेज वन पे जो वर्टिसेस हैं उससे स्टेज टू पे वर्टिसेस पे एजेस जा रही हैं। स्टेज टू से स्टेज थ्री के वर्टिसेस पे एजेस जा रही हैं। स्टेज थ्री से स्टेज फोर के वर्टिसेस पे एजेस जा रही हैं। मतलब स्टेज टू से स्टेज फोर पे भी कोई एज नहीं जाएगी। ऐसी स्टेज वन से स्टेज थ्री पे भी कोई नहीं जाएगी। तो मतलब स्टेज आई से स्टेज आई प्लस वन के वर्टिसेस पे एजेस होंगी। और ऑफ कोर्स बिटवीन द एक स्टेज के जो वर्टिसेस है उनके बीच में एजेस कभी नहीं होती। आप देख पा रहे होगे, कभी ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। ठीक है। और एक खास बात है, मैंने बोल दिया वर्टिसेस, एक्चुअली स्टेज वन पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, दैट इज द सोर्स वर्टेक्स। और ये जो एस फोर होगा, जो लास्ट स्टेज होगी, उस पे भी सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, दैट इज द टर्मिनेटिंग वर्टेक्स। तो एस से टी हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। बात समझ में आई? तो एस वर्टेक्स है जो कि स्टार्टिंग वर्टेक्स है स्टेज वन पे, एक ही वर्टेक्स होगा, ध्यान रख लेना। जो फर्स्ट स्टेज होगी ओनली वन वर्टेक्स। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फर्स्ट स्टेज ओनली वन वर्टेक्स, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा। और जो लास्ट स्टेज होगी, लास्ट स्टेज पे भी मेरे बच्चे सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज का वर्टेक्स है और उससे लास्ट स्टेज के वर्टेक्स के बीच में हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। दैट इज द प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। और ऑफ कोर्स बीच में काफी सारी स्टेजेस आएंगी, तो जितने भी स्टेजेस आएंगे उन पे जितने मर्जी वर्टिसेस हो जाए हमारे को कोई मतलब नहीं है। हर एक स्टेज पे कितने भी वर्टिसेस हो, आई इट हार्डली मैटर्स टू मी। बट ध्यान क्या रखना है कि बिटवीन द वर्टिसेस, एक ही स्टेज के वर्टिसेस के बीच में कभी भी एजेस नहीं होंगी। और एजेस सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगी? रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इधर से इधर डायरेक्ट कोई एज नहीं हो सकती, इधर से इधर कोई एज नहीं हो सकती, एंड सो ऑन। तो स्टेज आई से स्टेज आई प्लस वन पे ही एजेस होंगी और बीच में कहीं नहीं होंगी। तो बात समझ में आ चुकी है? तो डायग्राफ है क्योंकि डायरेक्शन दिख रही है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि देखो सर, साइकिल तो बन नहीं रही। साइकिल क्यों नहीं बन रही? क्योंकि एस आई से एस आई प्लस वन पे एजेस है मेरे बच्चे। एस आई प्लस वन से एस आई पे तो कोई एज है ही नहीं ना, वापस बैकवर्ड एज तो है ही नहीं। साइकिल कैसे बनेगी भाई? इधर से इधर जाओ और इधर से इधर जाओ तभी तो साइकिल बनेगी। तो आप सिर्फ इधर से इधर चलते चले जा रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, वापस कभी आ ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? साइकिल बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ए साइक्लिक ग्राफ होगा, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये डाइग्राफ है क्योंकि डायरेक्शन गिवन है और साथ में ए साइक्लिक भी है। तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डैग का नाम आपने सुना होगा, ये वही है जी। डैग है जी, बिल्कुल ठीक है बात। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो जो एमएसजी है, दैट इज मल्टी स्टेज ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ, जो भी मल्टी स्टेज ग्राफ होगा वो डैग होगा जी। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ तो होगा ही होगा। बट जो भी डैग होगा वो एमएसजी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये भी हो जाता तो फिर तो सेम ही बात हो जाती ना, डैग बोलो या एमएसजी बोलो, वन एंड द सेम थिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। तो एवरी मल्टी स्टेज ग्राफ इज a डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, बट एवरी डैग इज नॉट एमएसजी। फॉर एग्जाम्पल भाई, डैग में तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी ना। लो जैसे हम यहाँ पे ये लो, ये है ना। तो ये स्टेज वन हो गया, स्टेज टू, ये स्टेज थ्री, ये स्टेज फोर। तो स्टेज वन पे जो वर्टिसेस है उससे आप इधर ऐसे एज डाल दो, डैग है। तो वहां पे हम स्टेज वाला नाम ही नहीं रखते ना कभी। आपने, मैंने कभी बोला था डैग में? आप याद करके बताओ। हमने डैग पढ़ा है, कंपाइलर डिजाइन में भी पढ़ा है, और प्रीवियस लेक्चर्स देखो डेटा सेट एल्गोरिथम के, मैंने वहां पे भी कई बार इसकी चर्चा की है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की, है ना। तो क्या बात थी जी कि यहाँ से यहाँ पैच डाल दो तो ये डैग बन जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। बट मल्टी स्टेज ग्राफ तो नहीं ना, क्योंकि मल्टी स्टेज ग्राफ ने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकती जी। यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकती। ठीक है। तो एक किस्म से ऐसे कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज एमएसजी। और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, और एक एस आई से एस आई प्लस वन पे आ जाएगी, एस आई प्लस वन से एस आई प्लस टू पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है। मतलब एक से दूसरी स्टेजेस पे एजेस जाती हैं, लेकिन पहले से तीसरी स्टेज पे आप एज नहीं डाल सकते। ठीक है। तो बट डैग में तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आप सिंपल भाषा में बोलो तो रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड डैग इज एमएससी, मल्टी स्टेज ग्राफ। ठीक है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करने की कोशिश करें तो ये एक किस्म से डाइग्राफ का होगा, है ना। उसके अंदर होगा जी डैग, क्योंकि डायग्राफ में तो ऑफ कोर्स हमारे पास साइकिल भी हो सकती है।
है ना भाई, डायग्राफ ही तो दिखाना है, ये लो ना, ए से बी बस डायरेक्शन है। डायग्राफ का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन है जिस पे, ये एक डायग्राफ है। बट ये डैग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें साइकिल बनी हुई है, वो तो ए साइक्लिक ग्राफ है ये, है ना। अच्छा, डैग का भी एक सबसेट है एमएसजी का, मल्टी स्टेज ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोलता है एवरी मल्टी स्टेज ग्राफ इज डैग, बट एवरी डैग इज नॉट एमएसजी। ये लॉजिक की भाषा है मेरे बच्चे, अगर आपको नहीं आती तो आपको वही बात है, डिस्क्रीट देखनी पड़ेगी। एमएसजी इंप्लाइज डैग है, लेकिन डैग इंप्लाइज एमएसजी नहीं होता। ठीक है, तो एमएसजी इंप्लाइज डैग, ये वन वे थ्योरम आप अपने माइंड में रख सकते हो। और आपको पता है मैं बहुत सारी वन वे बातें आपको बताता रहता हूँ जो कि गेट में आने के चांसेस बनते हैं। तो पूछेगा कि एमएसजी इज अ डैग, यस, बट एवरी डैग इज एमएसजी, नो। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, है ना। और एम भी आपको समझ में आ चुका है मेरे बच्चे, हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है एस से टी के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब बात उठी यहाँ पे, क्या वर्ड मैंने यूज किया है, ध्यान से सुनो, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो आपको पता है ये भाई, चाहे मैं बोल दूं मिनिमम कोस्ट, है ना, है ना, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, जो भी चलो रिलायबिलिटी तो मत बोलो, क्योंकि हमने इसको अभी प्रॉपरली वो सब, खैर अलग अलग डेफिनेशंस बन जाती है रिलायबिलिटी की। मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, या मैक्सिमम आप यू कैन से प्रॉफिट चाहते हो, है ना। तो ये सब चीज़ों में ये क्या होती थी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती थी, है ना। मिनिमम, किसी भी चीज़ को मिनिमम करना, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना एंड सो ऑन, तो ये सब होती थी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो एक किस्म से अब आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, दैट इज वही बात है, मिनिमम कॉस्ट वाली बात है। तो एक किस्म से ये भी एक किस्म की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही निकलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए। मल्टीपल पाथ्स आर देयर, आप चेक करो ना, एस से टी तक मल्टीपल पाथ्स हैं, है कि नहीं। एस से टी तक देयर आर मल्टीपल पाथ्स। भाई एस से ए चले जाओ, ए से डी, डी से टी चले जाओ, या एस से बी चले जाओ, बी से ई चले जाओ, ई से टी चले जाओ, एंड सो देयर आर मेनी पाथ्स। तो उसमें से जो सबसे छोटा है हमारे को वो निकाल करके दिखाना है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, एक किस्म से भाई वही मिनिमम कॉस्ट वाली बात है। मिनिमम कॉस्ट वाली बात है तो ऑफ कोर्स ये क्या है जी, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। और आपको पता है मेरे बच्चे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर आती है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, एक होता है जी ग्रीडी मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ग्रीडी हमारे को पता है, मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है, शॉर्टकट है जी, बहुत जल्दी आंसर देता है। और डीपी भाई शॉर्टकट नहीं है, ये सारे पाथ को देखेगा, समझेगा और उसके बाद आंसर निकालेगा, है ना। तो ग्रीडी बहुत जल्दी जल्दी आंसर देता है, लेकिन डीपी शायद उतनी जल्दी ना दे पाए। हाँ, तो देखते हैं जरा ग्रीडी लगेगा कि नहीं। तो मैं जान करके एग्जांपल ही ऐसा लेकर के आऊँ जहाँ पे हम फंस जाएं। तो ग्रीडी क्या कहेगा जी, भाई देखो एस से आगे ए बी और सी तीन रास्ते हैं, तो जो भी सबसे छोटा है उसको चूज कर लो। वो ग्रीडी तो क्या कहता है भाई, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा टाइप। तो लोकल मिनिमा कौन सा दिख रहा है भाई, ए को पकड़ लो। तो आप क्या बोलोगे, आप ग्रीडी के अकॉर्डिंग, अगर आप ग्रीडी लगाते हो, चलो इधर ही दिखा देता हूँ। इफ यू गो वाया ग्रीडी, तो ग्रीडी बोलेगा जी एस से ए चले जाना। ठीक है, कोस्ट आ जाएगी वन। फिर ए से अब डी है और ई है, तो आप डी वाला रास्ता चूज कर लेना, चार, लो जी। और फिर डी से ऑफ कोर्स एक ही रास्ता है जी, टी का, 18, और आप पहुंच जाओगे। तो 18 और 19, 19 और 4, 23, 23 में पहुंच रहे हो जी, 23 इज द कोस्ट। अगर आप ग्रीडी लगाओगे, ग्रीडी ने तो 23 ही बोलना है, लेकिन क्या एक्चुअली में 23 है। आप और रास्ते अपना के देखोगे, जैसे देखो मेरे को यहाँ से एक दिख रहा है कि एस से सी चले जाना 5, और ये दो 7 और दो 9, 9 लग रहा है जी मेरे को तो मिनिमम। क्योंकि अब और कोई रास्ते देखो तो 6 और 2 8 तो यही हो चुके हैं, 10 इधर से आ जाएगा, 5 2 7 नहीं। तो सबसे छोटा जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है जी, लास्ट वाला। तो 9 इज द मिनिमम कॉस्ट, बट आप तो 23 निकाल करके बैठ रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका मतलब ग्रीडी यहाँ पे फेल हो रहा है। और ग्रीडी फेल क्यों हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ग्रीडी कहता है जी मेरे को बस फटाफट जल्दी जल्दी जो भी एडजेसेंट लोकेशन है, या जो भी साथ वाली लोकेशन है वहां पहुंचाओ, बाद की बाद में देखेंगे। तो जस्ट लाइक दैट कि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे जाने के लिए आपको क्या लगता है कि दिल्ली से ना आगरा की बहुत सस्ती टिकट मिल रही है, और आप ग्रीडी हो गए उस टाइम पे कि यार चल चल फटाफट खरीद ले, कुछ नहीं होता। आगरा की टिकट आपने परचेज कर ली। फिर आगरा पहुंचे, आगरा से आपको नागपुर की टिकट बड़ी सस्ती मिल रही थी, तो आपने फटाफट नागपुर की टिकट ले ली। लेकिन बाद में पता लगा नागपुर से बॉम्बे जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ कैब करनी पड़ेगी, 10,000 रुपए की कैब है, लो जी, हो गया ना सारा पैसा खत्म। है, यहाँ यहाँ से तुमसे 100 रुपए में पहुंच गए, यहाँ से तुम 200 रुपए में पहुंच गए, लेकिन आगे तो कैब करनी पड़ेगी ना बॉम्बे के लिए, तो होगी हमारा, तो खत्म हो गया सारे कहानी, सारे पैसे बचत किए सारे खत्म हो गए। तो उस टाइम पे ग्रीडी ना होते तो हम सोचते कि दिल्ली से बॉम्बे, कि हम या तो कोई और रास्ता अपना लेते, या बोल देते सीधा कोई डायरेक्ट फ्लाइट है, या कोई डायरेक्ट हमारे को ट्रेन मिल रही है, तो भी हम सस्ते में पहुंच जाते। फ्लाइट भी सस्ते में पहुंचाती, 10,000 थोड़ी ले लेगी। अगर एकदम बुकिंग कराओगे तो शायद 10,000 ले भी ले, तो 4 5 6 हज़ार की फ्लाइट मिल जाएगी आपको। तो कहाँ फ्लाइट में आराम से बैठ के जाते यार, 2 ढाई घंटे में पहुंच सकते थे। तो तुम कहाँ पे धक्के खाते हुए गए हो, आगरा गए हो पहले, पता नहीं कैसे लटकते पटकते, फिर आगे नागपुर गए, और फिर आगे फिर पता लगा सारे पैसे वही खर्च हो गए तुम्हारे, नागपुर से बॉम्बे जाने में 10,000 लगे। तो वही कहानी यहाँ हो रही है। यहाँ से चले दिल्ली से आगरा, आगरा से गए नागपुर, नागपुर से अब बॉम्बे जाने में हो गए ना खर्च सारे 18 रुपए। यहाँ सारा नुकसान हो गया ना। तो यहाँ 1 रुपया 4 रुपया लग रहा था, यहाँ पे सीधा 18 लग गए। अब कर लो जो कुछ कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसलिए ग्रीडी फेल हो रहा है। तो ग्रीडी कहता है मैं सिर्फ एडजेसेंट एडजेसेंट देखूंगा, बाकी चीजें जाए हमारे को मतलब नहीं है।
बाकी से मतलब नहीं, हम तो बिल्कुल एडजेसेंट एडजेसेंट फटाफट से जहाँ जल्दी पहुंच सकते हैं, सस्ते में पहुंच सकते हैं, वहां पहुंचो, आगे के आगे देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरी प्लानिंग के साथ चलेगी। वो कहेगी नहीं जी नहीं, मैं ऐसे अभी मेरे को सस्ता दिख रहा है आगरा का कि 100 रुपए में टिकट मिल रहा है, मैं उसको नहीं लूंगा। मैं पहले सारा चीजें एक्सप्लोर करूंगा, सारे पाथ देखूंगा और उसमें से मिनिमम चूज करूंगा। तो ऑफकोर्स बढ़िया आंसर आएगा यार, डीपी बढ़िया आंसर देगी, है कि नहीं। लेकिन ये हमारे को फंसा रहा है ग्रिडी। वो तो कहता है फटाफट आगरा पहुंच, बाद की बाद में देखेंगे जो भी होगा। आगरा से नागपुर पहुंचो, देखी जाएगी जो भी होगा, आगे लग गया 10,000, अब कर लो जो कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। आई थिंक ग्रीडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पे बेस्ड है भाई। जो सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, उस पे चले जाओ, बाद की बाद में देखेंगे जो भी होगा। इसलिए यहाँ पे ग्रीडी फेल हो रहा है। बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल से बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो अब वही बात उठेगी जी, कुछ और तरीका हमारे को अपनाना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले कुछ मैंने पॉइंट्स लिख करके आए, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जो भी हमने अभी तक बोला है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं जी फटाफट। देखो, एज द नेम सजेस्ट, फटाफट पढ़ते जाओ। एज द नेम सजेस्ट, हियर वी हैव मल्टीपल स्टेजेस। एमएसजी के बारे में बता रहा हूँ, मल्टी स्टेज ग्राफ के बारे में। मल्टीपल स्टेजेस हैं। नाउ नो एज इज प्रेजेंट बिटवीन वर्टिसेस ऑफ द सेम स्टेज, मैंने आपको बता दिया था। वी वांट टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टिसेस, वर्टेक्स एट फर्स्ट स्टेज एंड वर्टेक्स एट द लास्ट स्टेज। तो मैंने लिखा हुआ है ओनली वन वर्टेक्स एट फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले स्टेज और आखिरी स्टेज में सिर्फ एक एक वर्टेक्स होगा और उनके बीच में हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अब आगे हमने लिखा हुआ है कि एजेस आर प्रेजेंट बिटवीन स्टेज आई एंड आई प्लस वन ओनली, वेयर आई बिलोंग टू वन टू वन। तो आई से आई प्लस वन के बीच में ही एजेस होंगी। तो हेंस देयर इज नो साइकिल इन दिस ग्राफ बिकॉज नो बैकवर्ड है, तो पीछे एज जा ही नहीं रही, तो इसमें कोई साइकिल नहीं है। तो एक किस्म से ये डैग टाइप हो गया, डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ टाइप हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या है डैग और इसमें, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब एक बढ़िया बात उठेगी, आपके दिमाग में आएगा कि सर देखो कोई नेगेटिव एजवेट साइकिल तो है नहीं भाई, जब साइकिल ही नहीं तो फिर नेगेटिव एजवेट साइकिल का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो मेरे को डाइक्स्ट्रस की याद आ रही है ना, डाइक्स्ट्रस एल्गोरिथम हमने पढ़ा हुआ है। डाइक्स्ट्रस एल्गोरिथम लगा दो, ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, है ना। आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर जब हमने पढ़ाई है कि नेगेटिव एजवेट साइकिल यहाँ पे है ही नहीं, तो डाइक्स्ट्रास लगा लो ना, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम लगा देते हैं, वो बढ़िया आंसर दे तो देगा। वो दे तो देगा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वो टाइम आपको याद आ रहा होगा, ऑर्डर ई लॉग वी टाइम ले लेगा। अच्छा चलो, मैं टाइम को भी छोड़ूं, लेकिन आप ध्यान से देखो आपने किया क्या। डाइक्स्ट्रास क्या करता था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सोर्स हो गया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब हर एक एक वर्टिसेस तक का आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दिया। आप सोच के जवाब दो, क्या ये जरूरी था। तुमने तो एस से टी तक का सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था, लेकिन आपने तो सभी के शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दिए, तो एक्स्ट्रा काम कर दिया ना यार फालतू में। तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा काम किया तो टाइम भी फालतू ही लगेगा, तो इसलिए ये मजेदार काम नहीं हुआ, डाइक्स्ट्रास काम नहीं कर रहा। और ऑफ कोर्स बेलमैन फोर्ड लगाएगा तो और बेवकूफी है, बेलमैन फोर्ड भी यही काम करेगा। और क्योंकि नेगेटिव एजवर्ट साइकिल है तो डाइक्स्ट्रास फायदेमंद है ना। और बेलमैन फोर्ड तो तब लगाते हैं जब नेगेटिव एजवर्ट साइकिल और जो टेंशन पैदा कर सकती है एंड बेलमैन फोर्ड लगाओगे तो उसमें भी चलो, वो तो ई भी टाइम लगा देगा, वो तो और मुसीबत है बेलमैन फोर्ड। ठीक है, बेलमैन फोर्ड तो ई भी टाइम लगा देगा। लिख दो थोड़ा ढंग से, फिर कहीं आपको लगेगा कि ज्यादा ही रनिंग हैंड में हो गया। मैं लिख देता हूँ बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम लगा दो, वो ई इंटू वी टाइम, वो ज्यादा ही टाइम हमारा खराब कर देगा, है ना। तो मतलब अभी तक हमारे को ढंग से कुछ बढ़िया बात लग नहीं रही, क्या कर सकते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ के लिए, तो ऑफकोर्स हम अभी आपको आगे दिखाने वाले हैं। हाँ चलो खैर, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। तो पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि क्या कह रहे हैं कि सो नो नेगेटिव एजवेट साइकिल, हेंस वी कैन अप्लाई डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम व्हिच नीड ई लॉग वी टाइम एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम आल्सो, बट इट विल नीड ऑर्डर ई वी टाइम। Now, if we carefully see, देखो मैंने आगे लिखा हुआ है कि if we carefully see, then we have applied single source shortest path and hence find the shortest path to all the vertices. But actually we need shortest path between S and T only. फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितना तुमने सारे के निकाल दिए, ये सबसे बड़ी मुसीबत है ना। Hence lot of extra work is done. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क हमने कर दिया। नाउ आगे पढ़ो। नाउ वी हैव मेनी पाथ बिटवीन एस एंड टी एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। बहुत सारे पाथ होंगे, ऑफ कोर्स उनमें से सबसे छोटा निकालना। तो क्लियरली ये कैसी होगी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी ये, क्योंकि हमारा मिनिमम कॉस्ट पे ध्यान है, कॉस्ट मिनिमम चाहिए, है ना। तो वही बात है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम जो भी है प्रॉफिट एंड सो ऑन, मिनिमम मैक्सिमम वाली सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो दो तरीके हैं जी, ग्रीडी या डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया था ग्रीडी फेल हो रही है यहाँ पे। ग्रीडी फेल क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था भाई एस से ए टू डी, डी टू टी जाओगे तो भैया ये तो 23 आपका खर्च कर रही है, और 9 में हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीडी यहाँ पे फेल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ग्रीडी कई बार फेल हो जाता है, अभी डीपी कभी फेल नहीं होती, ग्रीडी शॉर्टकट है। तो अपने आपको लक्की माना करो कि हाँ जी ग्रीडी चल गया, मजा आ गया एंड सो ऑन। लेकिन अगर ग्रीडी नहीं चला तो फिर ओनली ऑप्शन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। और ग्रीडी शॉर्टकट होता है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ग्रीडी थोड़ा चलाना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है हमारे लिए, है ना। बट ये तय है कि अगर ग्रीडी चला, वी आर वेरी लकी, और उस केस में पॉलिनोमियल टाइम में आंसर आ जाएगा, पी टाइम में आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, पी टाइप में आंसर आ जाएगा। पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियली मांगेगा। लेकिन डीपी में क्या है, डीपी ऑफ कोर्स चलेगी तो हर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन ये किसी किसी प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल टाइम ले जाती है। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि सारे पाथ एक्सप्लोर करेगी और उसमें से सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश करेगी एंड सो ऑन। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल टाइम की तरफ भी ले जाती है कई बार डीपी। लेकिन ग्रीडी फॉर श्योर है, शॉर्टकट है और पॉलिनोमियल टाइम में ही आंसर देगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ग्रीडी चल गया आपकी प्रॉब्लम पे, तो यू शुड बी लकी इनफ। आप अपने आप को लकी माना करो कि हाँ जी हमारा काम खत्म होगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बढ़िया। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स कहीं की जगह पे तो देगा पॉलिनोमियल टाइम में आंसर, लेकिन किसी किसी जगह पे ये एक्सपोनेंशियल टाइम खर्च करवा देगी। पॉलिनोमियल समझते ही होगा ना, ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम आ रहा है, ऑर्डर एन लॉग एन टाइम आ रहा है, ऑर्डर एन क्यूब आ रहा है एंड सो ऑन। वो सब पॉलिनोमियल टाइम की निशानी होती है ना। पॉलिनोमियल बाउंड एल्गोरिथम्स हैं वो सारे। ठीक है, खैर सब हमने पहले कर रखा है, पॉलिनोमियल बाउंड एल्गोरिथम क्या है एंड सो ऑन, थोड़ा बहुत हमने पहले बता रखा है, तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एन लॉग एन प्लीज ध्यान रखना, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल बाउंड एल्गोरिथम। ठीक है, पोलिनोमियल तो नहीं है ना, पोलिनोमियल तो एन, ये तो वही है, आपको पता ही होगा पोलिनोमियल की डेफिनेशन एंड सब हमने पहले कर रखी है, क्या दोबारा दोबारा बोले हम उन सबको। ठीक है, तो पोलिनोमियल बाउंड, पोलिनोमियल टाइम बाउंड एल्गोरिथम होगा, एन लॉग एन वाला, एन क्यूब, एन स्क्वायर लॉग एन, एन लॉग एन एंड सब जो भी है वो सब। पोलिनोमियल बाउंड का मतलब क्या होता है कि उससे बड़ा कोई ना कोई पोलिनोमियल है जो इसको बाउंड कर रहा है, मतलब उसको वो कभी पार नहीं करेगा। अब जैसे एन लॉग एन है, एन लॉग एन है, तो मैं बोल देता हूँ एन स्क्वायर, तो एन लॉग एन जितने मर्जी बड़ा एन ले लो, वो एन स्क्वायर को कभी पार नहीं कर पाएगा। तो एन स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसे होगा, तो एन लॉग एन मतलब अब वही बात है, ग्राफ तो नहीं खींचूंगे हम फिर, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। बट द थिंग इज कि वो इसको कभी पार नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब इसके नीचे नीचे ही रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा नीचे नीचे, ऊपर इसको कभी नहीं जा पाएगा। तो वही है, एक किस्म से एन स्क्वायर इसको बाउंड करके बैठा है एन लॉग एन को। ठीक है, तो एन log n इज नॉट पोलिनोमियल बट इट इज पोलिनोमियली बाउंड फंक्शन। ठीक है, और वही चीज होती है पी टाइप। थोड़ा थोड़ा वही बात है। अब हमारे एक्चुअली ये सब मैं टीओसी में पढ़ाता था, पी पी टाइप क्या होता है, एन पी प्रॉब्लम, एन पी प्रॉब्लम एंड सो ऑन, है ना। तो पी वो सब, बट अब वही हमारे सिलेबस में है नहीं गेट में, तो इसलिए इसमें हमारे को ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टीओसी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रखा है। पी टाइप, एन पी, पी प्रॉब्लम क्या होती है, एन पी प्रॉब्लम क्या होती है, एन पी कंप्लीट क्या होती है, हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया वहाँ पे दे रखा है, तो आपको देख सकते हो टीओसी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, बट रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए इतना। हाँ जी, तो ठीक है जी। डायनेमिक में ये है कि थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइम तक जा सकता है, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। चलो थोड़ा पॉइंट्स पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रीडी में नॉट गिव ऑप्टिमल आंसर फॉर सम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब ग्रीडी में फेल, एक ही बार ग्रीडी फेल हो जाता है। नाउ हेंस, if some optimization problem greedy is giving optimal answer, then we are lucky because greedy is very fast, है ना। किसी optimization problem के लिए optimal answer दे पा रहा है अगर greedy, तो भैया हम अपने आप को लकी मानेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है ये, है ना। हाँ जी, तो डीपी ऑलवेज गिव ऑप्टिमल आंसर टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, भी ध्यान रखना, मतलब डीपी कभी फेल नहीं होती, दैट इज इट नेवर फेल, बट इट नीड मोर टाइम देन ग्रीडी, ऑफ कोर्स उससे टाइम फालतू ले लेती है। और मैंने लिखा है कि समटाइम्स डीपी नीड एक्सपोनेंशियल टाइम आल्सो, है ना, कभी भी एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेती है, बट ग्रीडी ऑलवेज पॉलिनोमियल टाइम, ग्रीडी हमेशा पॉलिनोमियल टाइम लेता है। कैसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसमें डीपी एक्सपोनेंशियल टाइम लेती है एंड सो, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी। आगे के चल के हम जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे वहां पे आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, किसी किसी प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल टाइम भी लेगा। ज्यादा लग रहा है तो आपको लो मैं नाम दे देता हूँ, 01 नैपसैक प्रॉब्लम, हम आगे चल के पढ़ेंगे। 01 नैपसैक ये एक्सपोनेंशियल टाइम ले जाती है डीपी में। ठीक है, खैर ऑफ कोर्स कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो सब चलो वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, खैर चलो अभी नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, ठीक है जी, आइए आगे। अच्छा, अब हमारे को समझ में आ चुका है कि इसमें डीपी लगनी चाहिए क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो डीपी लगनी चाहिए, तो फिर वही बात है, पहले रिकर्शन लानी पड़ेगी इसके अंदर, रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर हम देख पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है ना भाई। ऑफ कोर्स एक किस्म से रिकर्शन ही तो है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसा, लाइक रिकर्शन ओनली। रिकर्शन चलाओ, देखो कि कितनी फंक्शन कॉल हो रही है, अगर रिपीटेड फंक्शन कॉल हो रही है तो फिर डीपी फायदेमंद होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। हम तो ये करते आ रहे हैं, रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे जिसको हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कहते हैं, फिर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखने की कोशिश करेंगे, रिकर्सिव इक्वेशन के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम पे लगाएंगे और ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हाँ जी बहुत जगह पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम क्या कह देंगे कि हाँ जी डीपी हमारी फायदेमंद है, फिर अपना वही टेबल बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। वर्किंग रूल्स तो आपको आपको पता लग ही चुके हैं भाई, एक किस्म से ये पैराडाइम है ना, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम एक तरीका है, वे टू डिजाइन एल्गोरिथम है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मैं सारी आपको एप्लीकेशन ही पढ़ा रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज पढ़ा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पढ़ा, तो अब आपके माइंड में काफी, और वो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है हमने।
है ना, 3 एप्लीकेशन हम देख चुके हैं, तो अब आपके मन में फ्लो आ चुका होगा कि कैसे क्या करना होता है। पहले तो रिकर्सिव इक्वेशन सोचेंगे, फिर देखेंगे कि रिकर्सिव इक्वेशन अपने प्रॉब्लम पे लगाएंगे, और फिर ट्री वगैरह बनाएंगे और देखेंगे ट्री में क्या बहुत सारी प्रॉब्लम, क्या बहुत सारी नोड्स एक जैसी हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख रही हैं, या यू कैन सी जिसको हम बोलते थे रिपीटेड फंक्शन कॉल्स हैं। अगर रिपीटेड फंक्शन कॉल दिख रही होंगी तो हमारा डीपी फायदेमंद हो जाएगा, और फिर हम वही बात है अपने टाइम को कम कर जाएंगे। ठीक है जी। चलो, तो वही बात है, पहले रिकर्शन के हिसाब से सोचे तो सही कि चल कैसे रहा है। तो भैया देखो, फिर वही बात है, पहले हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ M1S। M1S इज द मिनिमम कोस्ट, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज वन, वन मतलब स्टेज वन, स्टेज वन वर्टेक्स S टू T। ये है M1S का मतलब क्या है, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज वन वर्टेक्स S टू T। इसी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्टली इसी की वैल्यू चाहिए मुझे। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे को फाइनल निकाल करके देनी है। तो M1S क्या हो जाएगा, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज वन वर्टेक्स S, वर्टेक्स S है, और उससे हम T तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं M2A, इसके क्या मतलब हो जाएगा, मेरे को जरा कॉमन सेंस से बताओ। देख लेता हूँ, टू पे था ना, स्टेज टू पे, ये देखो स्टेज टू पे ये वर्टेक्स है, तो मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज टू वर्टेक्स A टू T, मतलब सभी की, क्योंकि हमारे को अल्टीमेटली T तक पहुंचना है ना यार। तो हम पहले क्या कह रहे हैं, यहां से यहां पहुंचने का सबसे छोटा पाथ, दैट विल M1S। ठीक है, फिर यहां से यहां तक निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना, हर एक स्टेज आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो और इस इन तीनों में से ऑफकोर्स मिनिमम देखेंगे, भाई A टू T का मिनिमम जो भी होगा वो देख लेना, B टू T का जो मिनिमम होगा वो देख लेना, C टू T का जो भी होगा मिनिमम वो देख लेना। अब रिकर्शन की खास बात ये है, आप मान लेते हो कि हमारे पास इनकी कोस्ट आ गई। रिकर्शन मैंने आपको 1 लाख 1 बार समझाया कैसे सोचना होता है। टॉप लेवल वाले के बारे में सोचना है बस, बाकी नीचे की बातें नहीं सोचनी। मैं हमेशा बताता था सीईओ जो है कंपनी का, वो ये थोड़ी सोचने बैठ जाएगा कि वो गलियों में जाके लोग कैसे प्रमोशन करेंगे और क्या करेंगे, नहीं। वो बैठा है इसी कमरे में अपना आराम से लोगों को बोलता रहेगा और अपना काम करते रहेंगे। तो मतलब टॉप लेवल का जो बंदा है वो सिर्फ टॉप लेवल का काम देखेगा, नीचे का नहीं देखेगा। तो रिकर्शन भी ये कहती है कि टॉप लेवल का काम देखो। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को S से T तक पहुंचना है जी। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, S से T तक पहुंचना है और उसका मिनिमम कोस्ट चाहिए, और उसके लिए हमने क्या बोल दिया, M1S। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि M1S विल बी इक्वल टू व्हाट। आप सोच लो कि A से T तक मेरी कोस्ट आ चुकी है, B से T आ चुकी है, और C से T आ चुकी है। ठीक है, और साथ साथ अब S टू A, S टू B, S टू C तो मेरे पास कोस्ट है ही है। तो S टू A प्लस A टू T की कोस्ट जो भी मिनिमम आएगी वो देख लेना, फिर S टू B और प्लस B टू T जो भी मिनिमम कोस्ट आएगी वो देख लेना, फिर S टू C और प्लस C टू T जो भी मिनिमम कोस्ट होगी वो देख लेना। तो इनको ऐड करके जो भी इनमें से मिनिमम आएगा इन तीनों में से, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलो, ये रिकर्शन तैयार हो चुका है, कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई है। तो हम क्या बोलेंगे, तो आप पहले मुझे ये थोड़ा वो बताओ, M2A का क्या मतलब होगा। M2A का मतलब होगा मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज टू वर्टेक्स A टू द वर्टेक्स T। सबको पहुंचना T पे ही है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हम सोच रहे हैं। तो A टू T मिनिमम कोस्ट सोच लो आ गई, यही यही रिकर्शन का मजा है यार। पता नहीं है कैसे आएगी क्या आएगी, बट सोच लो आ गई ये, क्योंकि बार बार हम वही काम करते जाएंगे ना। तो A टू T आ गई, ठीक है, फिर B टू T भी आ चुकी है, और फिर C टू T भी आ चुकी है। ये तीनों कोस्ट मेरे पास है। तो अब आप क्या कहोगे, ये तीनों कोस्ट मेरे पास है, तो S टू A की कोस्ट और A टू T की कोस्ट ऐड कर लेना, फिर S टू B की कोस्ट, B टू T की कोस्ट ऐड कर लेना, S टू C की कोस्ट, C टू T की कोस्ट ऐड कर लेना। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, खैर बार बार बोलने से अच्छा है मैं लिख के दिखा दूं, आप पकड़ जाओगे बात को। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, M2A, रिकर्सिव इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे, M2A, अच्छा सॉरी, M2A को पहले मैं लिख रहा था ना, M2A इज द मिनिमम कोस्ट, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज टू वर्टेक्स A टू T। ये मेरे ख्याल से अब आपको लिखना आ चुका है। अब हम बढ़िया से काम कर जाएंगे। रिकर्सिव इक्वेशन बताओ जी। तो M1S दैट विल बी इक्वल टू से कोस्ट, क्या क्या है जी, S टू A, S टू B, S टू C, है ना। S टू A, कोस्ट भी मत लिखो बस, ये तो ऑब्वियस ही हो जाएगा ना, बस ऐसे लिख दो S टू A, S टू B और S टू C। S टू A कोस्ट प्लस M टू A, यहाँ पे M टू B, यहाँ से
M2C, इनमें से जो भी मिनिमम आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो M1S दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ S2A प्लस में M2A, S2B प्लस में M2B, S2C प्लस में M2C। ठीक है, S2A प्लस में M2A मतलब मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज टू वर्टेक्स A टू T। आई थिंक आप समझ गए कि बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये कहानी हो चुकी है। बस ये हमारे रिकरेंस रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, वही अपना रिकर्शन ट्री बनाएंगे, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द रिकर्शन ट्री ऑल्सो। ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो ट्री के लिए क्या कहेंगे जी, M1S। तो M1S ये 3 में से मिनिमम निकालने की कोशिश करेगा। कौन कौन सा होगा जी, S2A प्लस M2A और S2B प्लस M2B एंड देन S2C प्लस में M2C। अब M2A को फिर से हम एक्सपेंड करेंगे। M2A के लिए बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम वर्टेक्स फ्रॉम स्टेज टू वर्टेक्स A टू T। तो वो क्या होगी जी, ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, A टू D की कोस्ट देख लेना, और A से बस देखो ना कौन कहाँ जा रहे हैं, A टू D और A टू E, दो ही है। इन दोनों की कोस्ट प्लस अब D से T की कोस्ट देख लेना और E से T की कोस्ट देख लेना। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो इसके लिए क्या बोलना है, M2A के लिए A टू भूल गए भाई कहाँ क्या था, हाँ A टू D और A टू E, A टू D और A टू E, A टू D आएगा और A टू E आएगा, प्लस में M स्टेज 3 और वर्टेक्स D, प्लस में M स्टेज 3 वर्टेक्स E टू T जाना पड़ेगा और D टू T जाना पड़ेगा, डेट इज ऑब्वियस है ना। अच्छा जी, अब अच्छा एक टर्मिनेशन कंडीशन तो हमने शायद पीछे लिखी नहीं, वो तो ऑफ कोर्स हम भूल गए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनेशन कंडीशन दैट विल बी वेरी वेरी ऑब्वियस। हम क्या कहेंगे, अगर वी हैव n स्टेजेस, इफ वी हैव n स्टेजेस, अगर हमारे पास n स्टेजेस हैं, तो अगर आप n-1 स्टेज पे खड़े हो और कोई वर्टेक्स से ऐसे है हमारे पास x, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x टू t की कोस्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप n-1 उस पे आ रखे हो, मतलब यू कैन से सेकंड लास्ट स्टेज पे आप खड़े हो, है ना, ये देख लो आराम से भाई, आप सेकंड लास्ट S3 स्टेज पे खड़े हो, स्टेज 3 पे खड़े हो, स्टेज 4 पे जाना है, तो D टू T ऑफ कोर्स क्या बोलोगे, सीधा 18, और क्या है, और तो कोई वे आउट है नहीं ना, क्योंकि अब D से E चले जाओ या F चले जाओ वो तो अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज नहीं कह सकते कि सर मिनिमम निकालने की कोशिश करना है, यहाँ पे भी आंसर बेटा मिनिमम में कुछ नहीं निकाल पाऊंगा। n-1 स्टेज पे खड़े हो, n स्टेज पे आपको जाना है, तो भैया सिर्फ एक ही है जो कि उसी के थ्रू जाओगे और कोई तरीका होगा नहीं। तो सीधा यहाँ पे आप सीधा बोल के भाग सकते थे D टू T की कोस्ट। ऐसे ही M3E वो क्या हो जाएगा, सीधा E टू T की कोस्ट। ऐसे ही M3F दैट विल बी इक्वल टू सीधा 2, है ना, मतलब F टू T की कोस्ट। बस समझ आ रही है। तो आप क्या लिख सकते हो, M3D दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली D टू T की कोस्ट, M3E दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू ET T की कोस्ट, और M3F, M3F दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली F टू T की कोस्ट। बात समझ में आ रही है। M3F का पढ़ के सुनाओ मेरे को फटाफट से। M3F का मतलब क्या होगा, स्टेज 3 वर्टेक्स F, मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज 3 वर्टेक्स F टू T। ठीक है, स्टेज 3 मिनिमम कोस्ट फ्रॉम स्टेज 3 वर्टेक्स E टू T। ठीक है, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, तो बस डायरेक्टली कोस्ट और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ शाबाश, आ जाओ शाबाश। हाँ जी, तो अब इसके लिए हम सीधे एक्सपेंशन कर देंगे M3D की, ये चलो जो भी होगा अभी कर लेते हैं। एक बार इसको खोलने की कोशिश करते हैं। M2B, M2B के लिए क्या करना पड़ेगा, बी से देखो भाई कितनी एजेस जा रही है, उसी से पता लगेगा, है ना। बी से देखो कितनी एजेस जा रही हैं। हाँ, सिर्फ दो एजेस हैं जी, तो B टू E और B टू F। तो E से और F से वो देखना पड़ेगा ना, B टू E और B टू F, B टू E एंड B टू F। ठीक है, B टू E B टू F प्लस में M3E, क्योंकि E पे आए बैठो ना, तो स्टेज 3 वर्टेक्स E टू T जाना पड़ेगा, प्लस में M3F।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर आ जाइए, M2C था, तो इसको भी हम वही चीज है खोलेंगे। सी से देखना जरा कहाँ कहाँ जा रहे हो। सी से सी से सिर्फ एक ही एज है, चलो ये बढ़िया काम हो जाएगा, सिर्फ एक ही एज है। तो C to F है जी, और कुछ नहीं है, तो C to F ही चलेगा ये, और कुछ नहीं चलेगा, है ना। C to F प्लस में M F2, सॉरी M3F। ठीक है, ये हमारा ट्री बन चुका है। बस अब हम इसको खोलते जाएंगे और हमारे को पता लग जाएगा। तो एक बार हम इसको दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M3D की क्या वैल्यू होगी जी, D2F, सॉरी D2T हमारे को कोर्स देखनी पड़ेगी। फटाफट से देख के आए एक बारी D2T। या ना मैं एक्चुअली ना इसमें बार बार आगे पीछे जाना ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैं इस स्लाइड को उठा करके इधर कर देता हूँ। या कोई बात नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो स्लाइड है ना, इसकी कॉपी बना लेते हैं एक, और इसको लगा लेते हैं इधर, है ना। थोड़ा टाइम बच जाएगा, नहीं तो बार बार ऐसे ना आगे पीछे करना पड़ रहा है। हाँ जी, अब ठीक हो जाएगा काम। हाँ जी, तो अब हाँ, अब देखो एक एक झटके में आ रहा है ना पीछे। तो D2T 18 है जी, ये आएगा जी 18। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये 18 करेगा। अच्छा जी, अब ये M3E, E2T बताओ कितना है जी, 13 है जी। ठीक है जी, 13 है जी। अब E2T कितना है जी, वही बात है जी, 13 ही है जी। अच्छा जी, F2T कितना है जी, 2 है जी। यहाँ से भी ये भी कितना रिटर्न करेगा, 2 करेगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब बस अब हम क्या करेंगे, M1S के लिए वही वही, जब ट्री हमारे पास बना पड़ा है, अब तो बस सीधा सीधा चलते जाना है ना, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। आपको पता ही है कैसे हम आउटपुट निकाला करते हैं रिकर्शन ट्री से, है ना। यहाँ से जाएंगे, इधर आएंगे, इधर से ये कहेगा इधर जाओ, चलो जी इधर जाओ। और ऑफ कोर्स ये तीनों में से मिनिमम निकालना है, ये भी हमारे को ध्यान रखना है ना, अभी तो सिर्फ ऐड करते जाएंगे। चलो जी इधर आ जाओ। इधर से फिर ये बोलेगा जी ठीक है, चलो यहाँ से 18 रिटर्न हो जाएगा, तो इधर आएंगे तो 18, और ये कितना हो जाएगा, A to D की कॉस्ट बताओ कितनी है। A to D की कॉस्ट है जी 4। ये लो जी 4, तो 18 × 4 22 आया जी यहाँ से। अच्छा जी, अब इधर आ जाएंगे, A to E की कॉस्ट बताओ, 11 है जी। और ये 3 to E ये 13 है जी, तो 11 × 13 ये कितना होगा, 24 हो गया। और यहाँ से कितना है जी, 8 × 4 = 12, 22 आया जी। यहाँ से 22 आया जी, और यहाँ से 24 आया है जी, है ना, टोटल 24 आया जी। और दोनों में से मिनिमम क्या होगा, वही हमारा यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। तो इसका कितना आया जी, 22 आया जी, 22। ठीक है, 22। अच्छा, अब S2A बताओ शाबाश, कितना था, S2A की कॉस्ट थी जी 1, 1। तो 1 × 22 मतलब 23। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे को आंसर करके आ रहा है जी 23। बात समझ आ रही है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मेरे को आंसर कर रहा है 23। 22 × 1 23। अभी देखेंगे जो उनसे छोटा आएगा वो कर लेंगे, है ना। अच्छा, S2B देखो जी, S2B कॉस्ट कितनी है जी, 2 है जी, चलो भर लेते हैं। ठीक है जी, S2B 2 प्लस। अब इधर आ जाएंगे, ये फंक्शन कॉल होगी ना, फंक्शन कॉल हो गया तो ठीक है जी, अंदर आएंगे, यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे इसको। B to E की कॉस्ट बताओ शाबाश, B to E की कॉस्ट है जी 5। लो जी 5 प्लस M3E दिखाई दिया, ये एक किस्म से वही बात है, टर्मिनेशन कंडीशन हो रही है ना। मैंने अभी आपको पीछे बताया था रिकरेंस रिलेशन में, टर्मिनेशन कंडीशन वही बात है। X to T की कॉस्ट है ना, सेकंड लास्ट स्टेज पे हो, X वर्टेक्स पे हो, तो X to T डायरेक्टली वही हमारा आंसर होगा, तो वही चीज़ है। तो ये हमारे पास दिख ही रहा है 3 तो ई से टी की कॉस्ट कितनी है जी, 13 है जी। चलो जी 13 भर दो। हाँ अच्छा, चलो सॉरी मैंने भरी हुई है, सॉरी फॉर दैट। 13 × 5 कितना हो जाएगा जी, 18। यहाँ से आया जी 18। दूसरा देख करके आते हैं, B to F। B to F कितना है जी, 6 है जी। चलो ठीक है जी, 6 भर देते हैं, 6 प्लस ये 2 है ही है, तो 8। तो ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे, 6 और 2 8 है। तो यहाँ से ये 18 आ रहा है ना, 13 × 5 18, 18 और 8, छोटा कौन सा, 8। तो यहाँ से क्या भर के आओगे जी, 8। तो कितना आ गया जी टोटल, 8 × 2 10। तो इससे पूरा का पूरा आंसर जो मैंने निकाला वो निकल के आ रहा है जी 10। तो 10 और 23, ठीक है, अभी तक ये आया है। फिर इधर आ जाते हैं जी वापस। इधर आएंगे तो S to C कॉस्ट बताओ फटाफट कितनी है। S to C है जी 5 प्लस M2C, तो M2C के लिए इधर आ जाएंगे। C to F की कॉस्ट बताओ, 2।
ठीक है जी। M3F ये भी 2 है, दिख रहा है हमारे को, 2 जमा 2 4। तो यहाँ पे सीधा, अब यहाँ तो मिनिमम क्या ही करें, है ही एक रास्ता, तो कोई मिनिमम वाली बात नहीं। तो 2 जमा 2 4 ही आ जाएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया जी? टोटल यहाँ से आंसर निकला है जी 9। तो देख लो जी आराम से, 9, 10 और 23 में से सबसे छोटा कौन सा? 9। तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे 9, दैट इज आवर आंसर। ये मैंने अभी आपको बताया था, पाथ। पाथ कैसे आया था ये, है ना? S2C, C2F, F2T। अभी कैसे सोचा होगा, आप यहाँ से भी देख करके आ सकते थे। M1S के लिए आप ये वाला पाथ से गए हो ना, 9 यहीं से निकाला है आपने 9, तो यहाँ से देख के आना है, S2C पहले जाना है। तो ठीक है जी, आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, S2C सबसे पहले आ गए। S2C के बाद फिर आपने M2C कहा था, M2C के लिए अब वही बात है, एक ही रास्ता है, तो C2F, और यहाँ से वही बात है जी, C2F जाएंगे 2, और फिर F2T जाएंगे। यहाँ से हमारे को समझ में आया 3F मतलब वही F2T, ठीक है, दैट इज 2। तो इसलिए आंसर टोटल 9 आया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब बस बात उठती है कि हाँ जी, हमने रिकरेंस रिलेशन लिख ली है, और इसकी टर्मिनेशन कंडीशन वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया है ना? टर्मिनेशन कंडीशन समझ में आ चुकी है ना मेरे बच्चे? Mn-1x ये, ठीक है। अच्छा, तो अब बात उठती है कि रिकंसिलिएशन होगा, ट्री बन गया, अब देखना है कि क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नजर आती होंगी तब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फायदा है, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। तो इसके लिए मैं एक बार स्लाइड की कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपके साथ बातचीत करते हैं। हटाओ इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब हम देख चुके हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए, तभी आप देख पाओगे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है नहीं। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा यार, इसमें कुछ है नहीं, है ना? लेट मी शो यू, बट कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, चलो जी, बताओ शाबाश। कहाँ दिख रही है जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम? बार बार दिख रही है? M3D दिख रहा है, और M3D, चलो कोई नहीं दिख रहा, उसको छोड़ो। M3E, ये मजा आ गया, M3E दिख रहा है, ठीक है। M3F दिख रहा है। तो देर आर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब रिपीटेड फंक्शन कॉल्स हैं। तो वही बात है जी, जो भी फंक्शन कॉल हो रही होगी उसकी वैल्यू को हम टेबल में स्टोर करा देंगे, और उसके हिसाब से हम आगे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, है ना? तो मतलब डीपी हमारा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आर देयर। तो अब वही बात है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हमारे को क्या देखना है, कितनी यूनिक फंक्शन कॉल हो रही हैं, और देख लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल। मल्टीप्लाई करा करके सीधे यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी यूजिंग डीपी, ठीक है। ऐसे फिर हमारे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना पड़ेगा यूनिक फंक्शन कॉल कितनी है। जितनी यूनिक फंक्शन कॉल होंगी उतनी साइज की हमारे को टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल में हमारे को वैल्यू स्टोर करनी है। बस ये 2-4 काम मेरे को दिखाने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ऑफ कोर्स ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।